बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद सब दोस्तों को मेरे चैनल के ऊपर। बेसिकली इस चैनल पे हम जो है वो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, चाहे वो कोई दवाई के हवाले से हो, किसी बीमारी के हवाले से हो। हम उसको जो है वो एक टॉपिक को पकड़ते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। आज हम एक दवाई को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक मेडिसिन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही मशहूर दवाई है, बहुत ही मशहूर मेडिसिन है और इसका बहुत ज़्यादा ऑफ लेबल यूज़ भी होता है और लेबल यूज़ भी है। इसका काफ़ी पुरानी मेडिसिन है और काफ़ी रिसर्च के बाद जो है वो ये मार्केट की गई थी। तो जी शुरू करते हैं इसको। इसका लीफलेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड की जाती है, उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी वजाहत इस मेडिसिन के हवाले से दी गई है। तो मैं इसको जो है वो शुरू यहाँ से करता हूँ कि इसकी कंपोजिशन जो है वो क्या है। इस मेडिसिन की कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो इसकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो कंपोजिशन है वो क्या है। एगमेंटन जो है ये बेसिकली, मैं एगमेंटन की बात आज करने जा रहा हूँ। तो एगमेंटन जो है ये पीछे ये स्टॉक पे भी नज़र आ रही होगी आपको, पीछे ये इस तरह, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। तो एगमेंटन जो है वो मुख्तलिफ़ साइज़ में, मुख्तलिफ़ पैक्स में हमें मिलती है मार्केट के अंदर। जो इसकी मशहूर पैकिंग है, जो मशहूर इसका जो बेसिकली मशहूर तो सारे हैं, इसकी कुछ टैबलेट फॉर्म्स भी हैं और सस्पेंशन फॉर्म्स भी हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। तो टैबलेट फॉर्म में ये 375 मिलीग्राम की साइज़ में आती है। 375 मिलीग्राम टैबलेट्स जो है वो ईच इतनी यानी हर टैबलेट इतने मतलब वेट की होती है, इतनी पोटेंसी की होती है, ठीक है। ईच टैबलेट कंटेन्स 250 milligram amoxicillin as the amoxicillin trihydrate and 125 milligram clavulanic acid। यानी कि अगर 375 वो टैबलेट है तो वो 375 पूरी की पूरी अमोक्सिसिलिन नहीं है, उसमें 250 अमोक्सिसिलिन है। मैं बाद में इस पर मज़ीद रोशनी डालूँगा। तो उसके बाद जो है ये दूसरी जो इसकी डोजेज फॉर्म है और जो साइज़ है वो 625 मिलीग्राम में आती है, ठीक है। 625 जो मिलीग्राम है, इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि 500 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन होती है और 125 मिलीग्राम क्लेवुलानिक एसिड होती है एज द पोटाशियम साल्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके हिसाब से वो इसके अंदर मौजूद होता है। एगमेंटन जो है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली दवा है और एगमेंटन के बाद, एगमेंटन 625 के बाद जो एगमेंटन आती है हमारे पास वो 1 ग्राम है, 1 ग्राम टैबलेट्स। इसके अंदर जो है वो 875 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन होती है और इसके अंदर 125 जो है वो क्लेवुलानिक एसिड होता है, ठीक है जी। उसके बाद एगमेंटन जो है 1 ग्राम तक ही होती है टैबलेट इसकी। फिर उसके बाद जो है वो इसकी सस्पेंशंस शुरू हो जाती हैं। तो सस्पेंशंस में सबसे पहले एगमेंटन 156.25 मिलीग्राम सस्पेंशन होती है
और जब उसको रिकन्स्टिट्यूट किया जाता है उसमें ईच ml जो होता है वो आपका कंटेन करता है 125 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन और 31.25 मिलीग्राम क्लेवुलानिक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद एगमेंटन आता है 312.50 312.50। ये जो है वो सस्पेंशन आती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हर 5 ml जो इसका है वो कंटेन करता है 250 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन और वो इसके अंदर पाई जाती है। अब इसकी जो क्लिनिकल ट्रायल्स की बात की जाए, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल पार्टिकुलर्स जो इसके हैं एगमेंटन के, वो बहुत ज़्यादा इस पे चूँकि रिसर्च हुई तो क्लिनिकल इंडिकेशंस जो है वो उसकी हम सबसे पहले बात करते हैं। क्लिनिकल इंडिकेशंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिकेशंस हैं इसकी, वो कहता है कि एगमेंटन इज़ एन एंटीबायोटिक एजेंट विद ए नोटेबली ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी Augmentin is an antibiotic agent with a notably broad spectrum of activity against the commonly occurring bacterial pathogens in general practice and hospital। चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो जनरल प्रैक्टिस हो, एगमेंटन को जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटरी एक्शन, बीटा लैक्टम्स जो हैं ये पैथोजेंस के अंदर बीटा लैक्टम्स होते हैं, उसको वो इनहिबिट करती है। बीटा लैक्टमेज एंजाइम है, उसका जो इनहिबिटरी एक्शन है क्लेवुलानेट का एक्सटेंड्स द स्पेक्ट्रम ऑफ अमोक्सिसिलिन टू एम्ब्रेस ए वाइडर रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट बात करता चलूँ कि एगमेंटन को अमोक्सिक्लेव इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो अमोक्सिसिलिन है उसके साथ क्लेवुलानिक एसिड को कंबाइन किया गया है। क्लेवुलानिक एसिड जो है वो क्या करता है कि बेसिकली पहले जो है वो क्या होता था कि अमोक्सिसिलिन जो है ये पूरा एक्शन नहीं देती थी, ये जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो रेजिस्टेंस पैथोजेंस के अंदर पाई जाती है। उसके बाद जो है वो उन्होंने इसके साथ क्लेवुलानिक एसिड को डाला ताकि वो जो बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर सके। ठीक है, और इसके जो एक्शन है, जो इसकी एफिकेसी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो इसकी एफिकेसी जो है वो इस तरह से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हम नेक्स्ट बात करेंगे। ऑगमेंटन शुड बी यूज्ड इन द अकॉर्डेंस विद लोकल ऑफिशियल एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस। वो कहता है कि ऑगमेंटन को प्रिस्क्राइब जो किया जाता है वो डिपेंड करता है कि आपकी लोकल जो गाइडलाइंस क्या है। तो जो भी लोकल गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ही इसको जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ऑगमेंटन जो है ये ओरल प्रेजेंटेशन फॉर 3 times डेली डोजिंग, इसकी जो 3 टाइम डेली डोजिंग होती है वो कहता है कि 3 टाइम डेली डोजिंग इसकी जो है वो होनी चाहिए। आर इंडिकेटेड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एट द फॉलोइंग साइट्स। वो कहता है कि फॉलोइंग साइट्स पे जो है वो जो भी इन्फेक्शंस होती हैं इसकी 3 times अ डे जो डोजिंग है उसको काफ़ी समझा जाता है इस हवाले से। तो
इसमें सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस आती हैं, इंक्लूडिंग ENT। ठीक है, ENT में टॉन्सिलाइटिस आ जाता है, सिनुसाइटिस आ जाता है, ओटाइटिस मीडिया आता है, ये सारे जो है उसके अंदर शामिल हैं। ENT इन्फेक्शंस में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग ENT यानी कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी चीज़ें शामिल हैं वो सारी इसके अंदर जो है वो आती हैं, टॉन्सिलाइटिस वगैरह ये सारी कंडीशंस आती हैं। फिर उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में एक्यूट एक्सर्बिशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो उसकी एक्यूट एक्सर्बिशन होती है ब्रोंकाइटिस की, वो इसके अंदर आता है। फिर उसके लोबर एंड ब्रोंको नमोनिया इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं, ये सारी कंडीशंस। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर आपके पास सिस्टाइटिस आती है और यूरेथ्राइटिस आती है, पाइलोनेफ्राइटिस आती है, ये सारी कंडीशंस जो है वो इसके अंदर शामिल होती हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस के अंदर बॉयल्स जो इस तरह के जो है वो दाने से निकल आते हैं हाथों पे या जेब पे, किसी भी जगह पे, अब्सेसिस, सेलुलाइटिस, बाउंड इन्फेक्शंस, तो ये सारी इस चीज़ को कवर करती है। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस के अंदर जो है वो ओस्टियोमाइलाइटिस आती है, यानी कि बोन्स की जो इन्फेक्शंस हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। डेंटल इन्फेक्शंस के अंदर EB इस्तेमाल होती है, डेंटो एल्वियोलर एब्सेस जो है वो उसके अंदर जो है वो इसको काफ़ी मुफीद साबित पाया गया है। और उसके बाद जो है वो अदर इन्फेक्शंस के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल सेप्सिस आती है। ससेप्टिबिलिटी टू एगमेंटन विल वेरी विद ज्योग्राफी एंड द टाइम। ठीक है, वो कहता है कि इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो ज्योग्राफी के हिसाब से भी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल समटाइम क्या होता है कि एक एरिया में जो है एगमेंटन काम करती है, एक में नहीं करती, वहाँ की पैथोजेंस जो है वो एगमेंटन के ख़िलाफ़ उन्होंने अपने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। और कुछ एरियाज़ होते हैं जो कि जहाँ पे जो पैथोजेंस होते हैं वो एगमेंटन के हिसाब से सेंसिटिव होते हैं और एगमेंटन जो है वो उन पर अपना अमल करती है। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो यहाँ पे ये एक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है। फार्माकोडायनामिक्स फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे वो कहता है डिटेल में डिस्कस किया गया। लोकल ससेप्टिबिलिटी डाटा शुड बी कंसल्टेड वेयर अवेलेबल। ठीक है, जो उसका ससेप्टिबिलिटी डाटा है लोकल, उसको आपको स्टडी करना चाहिए। ठीक है, एंड माइक्रोबायोलॉजिकल सैम्पलिंग एंड ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग जो है परफॉर्म्ड वेयर नेसेसरी, इसको जो है वो वहाँ पे ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं बेसिकली इनको डिस्कस करना चाहिए और ये डिस्कस करने के लायक हैं। उसके बाद हम इसकी जो है वो कहता है कि मिक्स्ड इन्फेक्शंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मिक्स्ड इन्फेक्शंस काज्ड बाय अमोक्सिसिलिन ससेप्टिबल ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोक्सिसिलिन ससेप्टिबल हैं, यानी कि अमोक्सिसिलिन उन पे अमल करती है, उनको मिक्स्ड जो है वो इन्फेक्शंस कहते हैं, जिस पे अमोक्सिसिलिन जो है वो ससेप्टिबल ऑर्गेनिज्म जहाँ पे पाया जाए। इन कंजक्शन विद एगमेंटन ससेप्टिबल बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स मे देयरफॉर बी ट्रीटेड विद एगमेंटन, उसके उनको भी ट्रीट किया जा सकता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और हर जो मेडिकल फील्ड से जो लोग वाबस्ता हैं, जो मुझे देख रहे हैं, द पीपल हु आर वाचिंग मी एंड हु आर कनेक्टेड विद द मेडिकल प्रोफेशन, ये उनके लिए जो है वो बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी।
उसके बाद हम इसके डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करते हैं। तो इसकी डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से यूजुअल डोजेज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ओवर 12 years ऑफ एज, माइल्ड मॉडरेट इन्फेक्शंस, इसके अंदर जो वहाँ पे इसकी क्या डोज होती है, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ओवर 12 years ऑफ एज, उसमें जो माइल्ड मॉडरेट इन्फेक्शंस होती हैं उसमें 1 एगमेंटन 375 मिलीग्राम टैबलेट्स 3 times a डे वो इनफ होती है। यानी कि इन्फेक्शन जो है वो अगर माइल्ड है, ज़्यादा सीवियर नहीं है, क्रोनिक केस नहीं है, तो उसमें जो है वो एक टैबलेट जो है इसकी एगमेंटन की 375 की 3 times a डे वो इनफ होती है, वो काफ़ी होती है। और सीवियर इन्फेक्शंस के केस में 1 एगमेंटन 1 ग्राम जो टैबलेट्स हैं ट्वाइस डेली वो इस्तेमाल की जा सकती है। यानी कि अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो उस केस में आप 375 मिलीग्राम वाली जो टैबलेट है एक, उसको 3 वक्त में दे सकते हैं, यानी कि सुबह दोपहर शाम उसको कर लें अगर माइल्ड इन्फेक्शन है। और अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो उसमें जैसे कि पहले बात हो चुकी है 1 ग्राम टैबलेट ट्वाइस डेली जो है वो दी जा सकती है। या फिर अदर केस में 1 टैबलेट जो 625 मिलीग्राम वाली टैबलेट है उसको 3 टाइम दिन में दिया जा सकता है। वेयर द 625 मिलीग्राम टैबलेट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल ना हो, ए डोज ऑफ 2 एगमेंटन 375 मिलीग्राम टैबलेट्स 3 times a डे मे बी टेकन। ठीक है, सीवियर इन्फेक्शन है और वहाँ पे आपके पास 625 वाली अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको कहता है कि 375 वाली जो टैबलेट्स हैं दो यानी सुबह 2 शाम को 2 दोपहर को, तो 2-3 टाइम जो है वो दी जा सकती हैं। थेरेपी कैन बी स्टार्टेड पेरेंटली एंड कंटिन्यूड विद एन ओरल प्रिपरेशन। वो कहता है कि जो एगमेंटन है इसकी थेरेपी को पेरेंटली भी शुरू किया जा सकता है, और इसको जो है वो या फिर कोई भी थेरेपी है, कोई भी फॉर एग्जांपल आप नोविडेट पे आ जाएं, उसको आपने पेरेंटली लगा दिया है, आईवी लगा दी है, उसके बाद मेंटेनेंस के लिए आपने एगमेंटन दे दी है, तो इस तरह से भी चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे, बच्चों में इसको किस तरह से जो है वो दिया जाता है बच्चों के अंदर। तो द यूजुअल रिकमेंडेड डेली डोज इज़ 25 मिलीग्राम पर केजी पर डे। एंटीबायोटिक्स की मैंने अक्सर नोट किया है कि 25 जो है वो मिलीग्राम पर केजी पर डे होती है अक्सर सेफेलोस्पोडिन्स में, ये बात मैंने नोट की है, और ये उसकी जो है वो रिकमेंडेड डोज होती है। तो ये डोज़ को बेसिकली काफ़ी समझा जाता है 25 मिलीग्राम पर केजी पर डे को, इन डिवाइडेड डोज एवरी 8 आवर्स। जो इसका जो डोज़ का फ्रीक्वेंसी होती है वो कहता है कि एवरी 8 आवर होनी चाहिए। अंडर 1 years ऑफ एज ये जो है वो, क्योंकि डोज़ को जो है वो काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो 1 to 6 years एज के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, और उसके अंदर जो है वो 5 ml एगमेंटन का जो सिरप है 156.25 वाला 156.25 मिलीग्राम सस्पेंशन जो है वो 3 times a डे यानी 5 ml आप उसको दे सकते हैं। 5 ml का मतलब है कि उसके अंदर जो है वो, जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा कि 5 ml का मतलब है कि 125 मिलीग्राम उसमें मोक्सिसिलिन है और 31.25 उसके अंदर क्लेवलेनिक एसिड है। ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद ओवर 6 year ऑफ एज आते हैं, ये एज ग्रुप जो है इसके अंदर जो है वो आप जो 6 साल से बड़े हैं उसके अंदर 312 यानी 312.5 वाला जो सस्पेंशन है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, 3 times a डे। ठीक है,
और इन मोर सीरियस इन्फेक्शंस द डोजेज में बी इंक्रीज्ड अप टू 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन डिवाइडेड डोजेज एवरी 8 आवर्स। अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो उस केस में इसको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है। जिन बच्चों की उम्र 12 साल से कम है उसके अंदर ऑगमेंटन की टैबलेट्स को रिकमेंड नहीं किया जाता और उनको बेसिकली सिरप से ही जो है वो ट्रीट किया जाता है, क्योंकि सिरप में उस तरह से डोज को एडजस्ट किया जाता है कि उसके जो रिक्वायर्ड डोज होती है वो पूरी हो जाती है। अब इसकी डोज एडजस्टमेंट जो है वो की जाती हैं मुख्तलिफ पेशेंट्स के अंदर, और अगर कोई माइल्ड इम्पेयरमेंट है तो उस केस में क्रिएटिनिन क्लियरेंस अगर मोर देन 30 ml पर मिनट है तो उसको कहते हैं कि माइल्ड इम्पेयरमेंट, ठीक है। उस केस में जो है वो नो चेंज इन डोजेज, ठीक है, मतलब उसमें आपको डोजेज में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है किडनीज़ उसके जो है वो पेशेंट के ठीक हैं। मॉडरेट इम्पेयरमेंट है अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस 10 से लेकर 30 ml पर मिनट है। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस इतनी आ रही है 10 से 30 ml पर मिनट आ रही है तो उस केस में जो है वो आप इसकी जो डोजेज है उसको सेट कर सकते हैं 1375 मिलीग्राम टैबलेट और 1625 मिलीग्राम टैबलेट 12 आवरली, ठीक है। यानी कि पीछे हमने जैसे पढ़ा कि हमने ये चीज़ें जो है वो 375 मिलीग्राम टैबलेट जब हमने 3 टाइम देनी थी, अब यहाँ पे मॉडरेट इम्पेयरमेंट है किडनीज़ की तो और क्रिएटिनिन क्लियरेंस 10 से 30 ml पर मिनट है तो उसमें हमने ये टैबलेट्स जो है वो 2 टाइम्स देनी है, यानी कि 12 आवरली देनी है। अगर सीवियर इम्पेयरमेंट है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस दैन 10 ml पर मिनट है, यानी क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो बहुत कम है, किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे तो या फिर और कोई पैथोलॉजिकल रीज़न है तो उस केस में जो है वो हमें ज़्यादा क्लोजली इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। तो नॉट मोर देन 1375 मिलीग्राम टैबलेट 12 आवरली 625 मिलीग्राम टैबलेट आर नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। 625 वाली आप रिकमेंड ही नहीं कर सकते इस पेशेंट के अंदर कि जिसकी क्रिएटिनिन क्लियरेंस 10 से कम है, यानी कि उसका किडनीज जो है वो सीवियरली इन्फेक्टेड हैं और उनका फंक्शन जो है वो बहुत कम है और उस केस में जो है वो आप 625 मिलीग्राम वाली टैबलेट नहीं दे सकते, आप उसको 375 मिलीग्राम वाली टैबलेट जो है वो सुबह और एक शाम को जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से उसकी जो है वो एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो माइल्ड इम्पेयरमेंट है तो उस केस में क्रिएटिनिन क्लियरेंस अगर मोर देन 30 ml पर मिनट है तो उसके अंदर डोजेज में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उस केस के अंदर, और वो ज़रूरी नहीं होता कि उसके अंदर जो है वो आप डोज को जो है वो चेंज करें। अगर मॉडरेट इम्पेयरमेंट है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस 10 से 30 है चिल्ड्रन के अंदर तो फिर उसके अंदर जो है वो 18.75 मिलीग्राम पर केजी जो है वो डोज ट्वाइस डेली जाएगी, ठीक है। यानी पीछे हमने पढ़ा कि 25 मिलीग्राम पर केजी पर डे होती है डिवाइडेड डोजेज में, यहाँ पे वो कहता है कि 18.75 जो है वो अगर इम्पेयरमेंट मॉडरेट है तो उस केस में जाएगी। फिर उसके बाद अगर सीवियर इम्पेयरमेंट है तो उस केस में क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो लेस देन 10 ml पर मिनट है तो उस केस में जो है वो 18.75 मिलीग्राम पर केजी एज अ सिंगल डोज, ठीक है, एक ही डोज में जो है वो जाएगी और ये उसको काफ़ी समझा जाएगा। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट बात करते हैं डोजेज इन हेपेटिक इम्पेयरमेंट। हेपेटिक जो इम्पेयरमेंट है उस केस में जो है वो डोजेज को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। तो डोज विद कॉशन, उसमें जो है वो बड़ी एहतियात के साथ जो है डोज को एडजस्ट किया जाता है। मॉनिटर हेपेटिक फंक्शन को मॉनिटर किया जाता है और एट रेगुलर इंटरवल्स उसमें जो है वो लंग्स के जो आपका लिवर का फंक्शन है उसको मॉनिटर किया जाता है।
each augmentin 375 milligram, 625 milligram and 1 gram tablets contains 0.63 millimole, यानी कि 25 मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम जो है वो उसको देखा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो किस तरह से इसको एडमिनिस्टर करना है, यानी कि एक ड्रग तो हमने ले ली है, लेकिन हमें इसका कैसे पता चलेगा कि हमने इसको किस तरह से बेहतर तरीके से हम जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जो मुख्तलिफ फैक्टर्स को जो है वो जहन में रखना चाहिए, उसके अंदर यह है कि टू मिनिमाइज़ पोटेंशियल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस, जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टॉलरेंस है उसको अगर आपने मिनिमाइज़ करना है, उसको आपने कम करना है, तो फिर उसके अंदर क्या होगा कि एडमिनिस्टर एट द स्टार्ट ऑफ ए मील, यानी कि आपने खाना स्टार्ट करने से पहले जो है वो इसको एडमिनिस्टर कर लेना है। तो यानी कि आपने विद फूड लेना है इसको, आफ्टर फूड नहीं लेना, विद फूड लेना है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एगमेंटन इज़ ऑप्टिमाइज्ड व्हेन टेकन एट द स्टार्ट ऑफ ए मील, ठीक है। वो कहता है कि ऑप्टिमाइज़ होती है और अच्छी होती है, बेटर होती है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है उसकी अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा, यानी कि काफ़ी अच्छी होती है। ट्रीटमेंट शुड नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 14 डेज़ विद आउट रिव्यू, ठीक है। यानी कि आपने उसके रिव्यू के बगैर, उसको चेक करने के बाद उसकी जो प्रोग्रेस है वो आपने ओवर 14 जो है वो डेज़ नहीं लेके जानी है, उसको 14 डेज़ तक ही लिमिटेड आपने रखना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात की जाए तो एगमेंटन जो है वो इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद ए हिस्ट्री ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टू बीटा लैक्टम्स। जो बीटा लैक्टम्स हैं उसके अंदर अगर सेंसिटिविटी अगर पाई जाती है तो बीटा लैक्टम्स के अगेंस्ट जो है वो अगर सेंसिटिविटी है कुछ पेशेंट्स के अंदर, तो उस केस में आप उसको रिकमेंड नहीं कर सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। या पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन्स के ख़िलाफ़ जो है वो मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर सेंसिटिविटी है तो वहाँ पे आप एगमेंटन नहीं दे सकते। एगमेंटन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद इन पेशेंट्स विद ए प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एगमेंटन एसोसिएटेड जॉन्डिस, हेपेटिक डिसफंक्शन है या जॉन्डिस है, उस केस में जो है वो आप नहीं दे सकते। फिर उसके बाद वार्निंग्स एंड प्रिकॉशंस हैं कुछ, उनको जो है वो ज़रूर अपने जहन में रखना चाहिए। तो बिफोर इनिशिएटिंग थेरेपी विद एगमेंटन वाली जो थेरेपी है इसको इनिशिएट करने से पहले careful inquiry should be made concerning previous hypersensitivity reactions to penicillins, cephalosporins or other allergens, ठीक है। यानी कि अगर इसके बारे में अगर प्रीवियसली कोई इस तरह की जो है वो सिचुएशन पाई गई है तो उसको जो है वो पहले रोल आउट करना बहुत ज़रूरी है। Reactions are more likely to occur in individuals with a history of penicillin hypersensitivity, यानी कि आपके जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर पेनिसिलिन के ख़िलाफ़ या पेनिसिलिन के की वजह से उनके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है वो डेवलप हो जाते हैं, उन पेशेंट्स में आप एगमेंटन को एडमिनिस्टर करने से पहले आपको एहतियात का जो है वो सामना करना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए, कहने का मकसद है। सॉरी, अगर वो कहता है कि इफ़ एन एलर्जिक रिएक्शन अकर्स, अगर इस तरह का कोई एलर्जिक रिएक्शन अकर होता है, कोई इस तरह का रिएक्शन पेश आता है, तो उस केस में जो है वो आपको क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। एगमेंटन थेरेपी मस्ट बी डिसकंटिन्यू, उसमें सबसे पहली जो चीज़ है उसमें एगमेंटन थेरेपी को जो है वो डिसकंटिन्यू करना चाहिए, मतलब उसको थेरेपी को आपको बंद कर देना चाहिए फ़ौरन ही।
और ये थेरेपी रोकने के बाद जो है वो आपको अल्टरनेट जो कोई थेरेपी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। इन केस ऑफ serious anaphylactic reactions require immediate emergency treatment with adrenaline। एड्रेनालिन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर जो है वो एड्रेनालिन जो है वो उसका होना बहुत ज़रूरी है। एड्रेनालिन जो है वो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए। अगर इस तरह का कोई रिएक्शन जो है वो सामने आता है, ऑक्सीजन जो है वो उसको मेंटेन किया जाता है। इंट्रावेनस आईवी स्टीरॉइड्स एंड एयरवे मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इंट्यूबिंग, ठीक है। इंट्यूबेशन जो है वो की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट स्टेबल नहीं है तो उसको फ़ौरन ही इस कंडीशन में जो है वो लेके जाना चाहिए। एगमेंटन शुड बी अवॉइडेड इफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज सस्पेक्टेड। Pseudomembranous colitis has been reported with the use of antibiotics can result in overgrowth of non-susceptible organisms, ठीक है। अच्छा, with this condition following the use of amoxicillin, prolonged use may also occasionally result in overgrowth। और ठीक है, इस लाइन को हमने स्टडी कर लिया। Therefore it is important to consider its diagnosis in patient who develop diarrhea, ठीक है। और कुछ पेशेंट्स होते हैं वो कहता है कि उसमें भी उसको मॉनिटर करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर इट्स डायग्नोसिस इन पेशेंट हु डेवलप डायरिया एंड मे रेंज इन सिवियरिटी फ्रॉम माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, ठीक है, इस तरह के पेशेंट के अंदर। Therefore it is important to consider its diagnosis in patients who develop diarrhea or during or after antibiotic use if prolonged or significant diarrhea occurs। अगर तो इसके इस्तेमाल से यानी एगमेंटन के यूज़ से प्रोलॉन्ग्ड डायरिया जो है वो अक्कर करता है तो फिर क्या है कि आर दी पेशेंट्स जो है वो एक्सपीरियंस एब्डोमिनल क्रैम्प्स या फिर उसके एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो है वो उसको फील होते हैं, यानी कि उसका जो जीआईटी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है एगमेंटन की वजह से। ट्रीटमेंट शुड बी डिसकंटिन्यूड इमीडिएटली एंड द पेशेंट इन्वेस्टिगेटेड फर्दर। तो उस केस में जो है वो आपको चाहिए कि ट्रीटमेंट को फ़ौरन ही डिसकंटिन्यू किया जाना चाहिए और पेशेंट को जो है वो फर्दर उसको इवैल्यूएट किया जाए, उसको स्टडी किया जाए और उसको देखा जाए उसके सिम्टम्स को कि उसको जो है वो क्यों नहीं ये ड्रग जो है वो काम दे रही, ठीक है। अब नॉर्मल प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज्ड INR हैज़ बिन reported rarely in patient receiving augmentin and oral anticoagulants जो है वो उनके अंदर। appropriate monitoring should be undertaken when anticoagulants are prescribed concurrently, यानी कि एक पेशेंट है जिसको एंटीकोगुलेंट थेरेपी जिसकी चल रही है और उसको एगमेंटन भी चल रही है तो उसमें जो है वो उसको मॉनिटर करना चाहिए क्लोजली। एडजस्टमेंट्स इन द डोज ऑफ oral anticoagulants may be necessary to maintain the desired level of anticoagulation changes in the liver। उसके बाद जो पेशेंट renal impairment के होते हैं, ठीक है, augmentin dosage should be adjusted as recommended in the dosage and treatment has augmentin dosage should be adjusted as recommended in the dosage and administration section। जो है वो अगर कोई रेनल या हेपेटिक पेशेंट है तो उसको जो है उस तरह से एडजस्ट किया जाता है जिस तरह से हमने पीछे जो है हमने बात की पिछले सेक्शन में कि किस तरह से डोज को एडजस्ट किया जाता है। इन पेशेंट विद रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी यूरिन आउटपुट बहुत कम होती है, उनके अंदर जो है वो उनके अंदर भी जो है वो डोजेज को एडजस्ट किया जाता है।
ठीक है। क्रिस्टल यूरिया जिनके अंदर पाया जाता है हैज़ बिन ऑब्जर्व्ड वेरी रेयरली प्रीडोमिनेंटली विद पेरेंट्रल थेरेपी, उनको जो है वो एडजस्ट किया जाता है। ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई डोजेज ऑफ अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिसिलिन की अगर आप हाई डोजेज को जो है वो दे रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि इट इज़ एडवाइजेबल टू मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक, यानी कि फ्लूइड इंटेक आपने जो है वो उसको मेंटेन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और एंड यूरिनरी आउटपुट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अमोक्सिसिलिन क्रिस्टल यूरिया। तो फ्लूइड इंटेक को जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि क्रिस्टल यूरिया से बचा जा सके। एगमेंटन सस्पेंशंस contain 12.5 milligram aspartame per 5 ml dose, ठीक है, which is a source of phenylalanine and therefore should be used with caution in patient with phenylketonuria। उनको इसके कॉशन जो है वो लेनी चाहिए। इंट्रैक्शंस की बात की जाए तो इंट्रैक्शंस में मुख्तलिफ इंट्रैक्शंस जो है वो सामने आती हैं और इसमें जो है वो कंकॉमिडेंट यूज़ ऑफ प्रोबेनिसिड इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। यानी एगमेंटन के साथ आप कंकॉमिनेंटली जो है वो कंकॉमिटेंटली आप यूज़ नहीं कर सकते प्रोबेनिसिड को। और प्रोबेनिसिड डिक्रीजेस द रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ अमोक्सिसिलिन, ठीक है। ये चूँकि किडनी से सिक्रीट आउट होती है तो ये उसकी जो रेनल ट्यूबुलर सिक्रेशंस हैं उसको जो है वो ये रोकता है। कंकॉमिडेंट यूज़ ऑफ विद एगमेंटन में रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रोलॉन्ग ब्लड लेवल्स ऑफ अमोक्सिसिलिन बट नॉट ऑफ क्लेवलिनेट। क्लेवलिनेट तो निकल जाएगा, अमोक्सिसिलिन के जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, यानी कि उसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं। कंकॉमिडेंट यूज़ ऑफ एलोपिरिनोल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद अमोक्सिसिलिन कैन इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ एलर्जिक स्किन रिएक्शंस। अगर आप एलोपिरिनोल ले रहे हैं, एलोप्यूरिनोल ले रहे हैं, उसके साथ आप एगमेंटन भी ले रहे हैं, अमोक्सिसिलिन ले रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो है एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, देर आर नो डाटा ऑन द कंकॉमिडेंट यूज़ ऑफ एगमेंटन एंड allopurinol in common with other antibiotics. एगमेंटन में अफेक्ट दी गट फ्लोरा, ठीक है। जिस तरह बाकी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो हमारे जो फ्रेंड बैक्टीरियाज हैं उनको अफेक्ट करते हैं, ये भी उसी तरह से ही करती है। एगमेंटन में अफेक्ट द गट फ्लोरा लीडिंग टू लोअर एस्ट्रोजन reabsorption and reduced efficacy of combined oral contraceptives, ठीक है। तो इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि वो कहता है कि एगमेंटन जो है में अफेक्ट द गट फ्लोरा लीडिंग टू लोअर एस्ट्रोजन एब्जॉर्प्शन एंड रिड्यूस्ड एफिकेसी ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स कंबाइन आप दे रहे हैं और साथ में एगमेंटन भी ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा केस है। और ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई हैव स्टडीड इन माई यूनिवर्सिटी लाइफ, और उसमें हमने यही पढ़ा था कि क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ कंबाइन की जाती हैं, तो उस तरह से क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव अपना काम नहीं करते, जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्शन उसकी जो है वो एक्टिविटी नहीं होती, फिर उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी हो जाती है, तो प्रेगनेंसी रुकती नहीं है। तो ये सारा जो है वो हमें ये फैक्टर्स जो है वो ज़हन में रखने बहुत ज़रूरी हैं। वो कहता है कि इफ़ को एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नेसेसरी, अगर बहुत ज़रूरी है कि आपने को एडमिनिस्ट्रेट करना ही करना है, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे। The prothrombin time or international normalized ratio should be carefully monitored
विद द एडिशन और विड्रॉल ऑफ एगमेंटन, ठीक है, वो हमें INR वगैरह को जो है वो क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इन पेशेंट रिसीविंग माइकोफिनोलेट मॉफिटल, reduction in pre-dose concentration of the active metabolite mycophenolic acid of approximately 50% has been reported following commencement of oral amoxicillin plus clavulanic acid. The change in pre-dose level may not accurately represent changes in overall MPA एक्सपोजर, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन की अगर बात की जाए तो उस केस में हमें एगमेंटन को किस तरह से लेना चाहिए। प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन स्टडीज़ इन एनिमल्स, ठीक है, साइंटिस्ट ने एनिमल्स को और एनिमल्स के ऊपर जो है वो ये रिसर्च की, उनकी जो रिप्रोडक्शन है उसको उन्होंने स्टडी किया। वो कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन स्टडीज़ इन एनिमल्स माइस एंड रैट्स, ठीक है, माइट्स एंड रैट्स, उनके अंदर उन्होंने रिप्रोडक्शन को स्टडी किया with orally and parenterally administered augmentin have shown no teratogenic effects, ठीक है। अब वो जो माइस एंड रैट्स थे वो इस कंडीशन में थे कि उनके अंदर उन्होंने रिप्रोडक्शन की जो है वो स्टडीज़ की और अच्छा रिप्रोडक्शन के दौरान उन्होंने उसको एगमेंटन एडमिनिस्टर की ऑरली और उनमें पेरेंटली भी दी, लेकिन टेराटोजेनिक जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उन्होंने मॉनिटर नहीं किए। मतलब इस तरह की कोई भी जो है वो इसके अंदर एक्टिविटी नहीं है एगमेंटन के अंदर कि ये टेराटोजेनिक हो, तो इससे साबित हुआ कि हम जो है वो ह्यूमन यूज़ भी इसका सेफ कर सकते हैं इन प्रेगनेंसी। In a single day study in women with preterm premature rupture of the fetal membrane, ठीक है, प्रीमेच्योर जो रप्चर है fetal membrane का वो उन्होंने देखा। It was reported that prophylactic treatment with augmentin may be associated with an increased risk of necrotizing and enterocylitis in neonates, ठीक है। As with all medicines, use should be avoided in pregnancy, ठीक है। वो कहता है कि अवॉइड करना चाहिए, सेफ साइड पे हमें रहना चाहिए, with the exception of the risk of sensitization associated with the excretion of trace quantities in breast milk, ठीक है। वो ब्रेस्ट मिल्क में जो है वो इसकी काफ़ी ट्रेस क्वांटिटीज़ को उन्होंने मॉनिटर किया है। देयर आर नो डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स फॉर दी इन्फेंट, मतलब इन्फेंट के ऊपर अगर हम मिल्क सिक्रेशन इसकी देखते हैं तो वो कहता है कि इन्फेंट के ऊपर इसकी कोई डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो इसलिए इसको जो है वो सेफ़ पाया गया है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में दोनों केसेस में एगमेंटन जो है वो बिल्कुल सेफ़ है। इफेक्ट्स ऑन एबिलिटी टू ड्राइव एंड यूज़ मशीन्स, ठीक है, यानी कि एक बंदा है जो कि एगमेंटन ले रहा है और उसके बाद जो है उसकी जो वर्क की नेचर है वो इस तरह की है कि उसको ड्राइव करना पड़ रहा है या फिर उसको जो है वो कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है, तो उस केस में जो है वो एगमेंटन किस तरह से जो है वो देखा जाएगा। तो वो कहते हैं कि adverse effects on the ability to drive or operate machinery have not been observed। इस तरह के कोई इस तरह से इफ़ेक्ट्स उन्होंने नहीं देखे कि जो है वो उसको उसने इफ़ेक्ट किया हो एगमेंटन को, और जहाँ पे ज़रूरत हो एगमेंटन को जो है वो चेंज करने की, उसकी डोजेज वगैरह एडजस्ट करने की, तो इस तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। एडवर्स रिएक्शंस की बात अगर हम करें तो एडवर्स रिएक्शंस में
data from large clinical trials were used to determine the frequency of very common to rare undesirable effects. ठीक है, the frequencies assigned to all undesirable effects. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि those occurring at less than 1 were mainly determined using post marketing data and refer to a reporting rate rather than a true frequency. ठीक है, तो इसका मतलब इस तरह कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई. तो इसके कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको अगर हम डिस्कस करें तो इन्फेक्शंस एंड इन्फेस्टेशंस की बात की जाए तो कॉमनली जो अक्कर होती हैं उसके अंदर म्यूकोटेनियस कैंडाइडियासिस आती है. ठीक है, उसके ब्लड एंड लिम्फेटिक की अगर बात की जाए तो उसके अंदर सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स आते हैं. और उसके बाद जो है वो रेयरली जो मॉनिटर किए गए हैं, रेयरली जो देखे गए हैं उसके अंदर रिवर्सिबल ल्यूकोपीनिया है, इंक्लूडिंग न्यूट्रोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपीनिया. तो ये सारे जो है वो रिएक्शंस भी उन्होंने स्टडी किए हैं, देखे गए हैं इस केस में. और वेरी रेयर में अगर हम देखें तो उसमें एंजियो न्यूरोटिक ओडिमा है, एनाफाइलैक्सिस है, सीरम सिकनेस लाइक सिंड्रोम. तो ये भी उन्होंने देखे हैं. फिर उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अगर डिसऑर्डर्स की बात की जाए तो उसमें एडल्ट्स में वेरी कॉमन जो है वो डायरिया है एगमेंटन की वजह से. और ये सारी जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स हैं इनकी वजह से जो है वो डायरिया हो सकता है. और डायरिया इनका बहुत ही फेमस एक साइड इफ़ेक्ट है. इससे जो है वो हमें यानी कि इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसके साथ जो है वो इसको प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहिए. और कॉमनली जो है वो नोज़िया एंड वॉमिटिंग है. फिर उसके बाद कॉमन डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग. नोज़िया इज़ मोर ऑफन एसोसिएटेड विद हायर ओरल डोजेजेस. ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा डोजेजेस ले रहे हैं तो उस केस में जो है वो नोज़िया हो सकता है. अनकॉमन में इंडाइजेशन है. और वेरी रेयर एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस वगैरह जो है वो इसमें देखे गए हैं. उसके बाद जो है वो अगर हम हिपैटो बाइलरी डिसऑर्डर्स की बात करें तो इसके अंदर जो है वो मॉडरेट राइज इन AST. ठीक है, एगमेंटन की वजह से AST जो है वो रेज़ कर जाता है एंड और ALT भी रेज़ कर जाता है. यानी कि ये पैरामीटर्स हैं कुछ लिवर के रिलेटेड, तो ये भी रेज़ कर जाते हैं. has been noted in patients treated with beta-lactam class antibiotics, but the significance of these findings is unknown है, noun नहीं. ठीक है, वेरी रेयरली जो रिएक्शंस इसके जो है वो नोट किए गए हैं उसमें हेपेटाइटिस है एंड कोलेस्टेटिक जॉन्डिस है. ठीक है, तो वो भी इसके साथ देखे गए हैं. These events have been noted with other penicillin and cephalosporin. मतलब ये जो इवेंट्स हैं, ये जो रिएक्शंस हैं, ये दूसरे जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि सेफालोस्पोरिन्स हैं या फिर अदर पेनिसिलिन्स हैं, अगर उनके साथ आप कंकॉमिटेंटली अगर लेंगे तो फिर जो है ये नोट किए गए हैं. यानी जॉन्डिस हो गया या हेपेटाइटिस हो गया. Hepatic events have been reported predominantly in males and elderly patients and may be associated with prolonged treatment. यानी कि अगर आपने एगमेंटन के साथ प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की है पेशेंट की, उसको ये यानी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी जो है वो एगमेंटन के साथ उसकी थेरेपी आपने की है, उस केस में जो है वो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको करना पड़ सकता है. फिर अनकॉमन में जो है वो स्किन रैशेस वगैरह आ जाते हैं, प्रोराइटिस वगैरह आ जाता है, अर्टिकेरिया आ जाता है. वेरी रेयर जो रिएक्शंस होते हैं इसके उसमें स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है. ये सारी कंडीशंस जो है वो इसके अंदर इसके यूज़ की वजह से जो है वो हमें इसका सामना करना पड़ सकता है.
और उसके बाद एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस है, ठीक है, एक्यूट जनरलाइज एक्जेंथेमस पुस्टुलोसिस है, एंड ड्रग रिएक्शन विद ईओसिनोफिलिया एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स जो है वो आते हैं, ठीक है। इफ एनी हाइपरसेंसिटिविटी डर्माटाइटिस रिएक्शंस अकर, ट्रीटमेंट शुड बी डिसकंटिन्यूड, ठीक है। उसको जो है वो हमें फ़ौरन ही ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर्स आते हैं, फिर उसको वेरी रेयर में इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस आता है, क्रिस्टल यूरिया आता है, ठीक है। और ओवरडोज की बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और ओवरडोज को जो है वो कोई भी ड्रग हो उसका एक लेवल होता है, उसकी एक उसकी हद होती है कि उस पे जो है उसकी जो पोटेंसी है, जो उसकी एफिकेसी है, और जो उसका फुल उसके जो मतलब जो मकसद है इस्तेमाल करने का वो अचीव होता है। तो अगर हम उससे बढ़ के लेंगे उसको तो ज़ाहिर सी बात है वो हम चूँकि ज़्यादा ले रहे हैं तो इसलिए वो अफेक्ट कर सकती है। तो इस तरह से इन चीज़ों को जो है वो मॉनिटर करने की बहुत ज़रूरत होती है, और इसलिए डोजेज को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू एडजस्ट द डोजेज। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में बी एविडेंट, ठीक है। तो ये जो है वो देखा गया है। Gastrointestinal symptoms may be treated symptomatically with attention to the water electrolyte balance। सबसे पहले ये है कि अगर आपकी GIT से अपसेट हो गई है तो फॉर एग्जांपल डायरी की कंडीशन है तो पेशेंट जो है वो बार बार जो है वो लूज स्टूल्स उसको आ रहे हैं, उसको लूज मोशंस हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसके इलेक्ट्रोलाइट्स भी वेस्ट हो रहे हैं। तो उस केस में जो है वो हमें क्लोजली पेशेंट को मॉनिटर करना होता है, और उसको इलेक्ट्रोलाइट्स की जो रिप्लेसमेंट है वो करनी बहुत ज़रूरी होती है। उसमें हमारे पास जो है वो IV सॉल्यूशंस होते हैं, जिस तरह से नॉर्मल सलाइन हो गया, रिंगर रेक्टेट हो गया, तो इस तरह से हमें उसको मेंटेन किया जाता है उस कंडीशन को, तो उसकी ताकि उसके अंदर जो साल्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो वेस्ट आउट ना हो और उनकी उस इंसान के अंदर कमी ना हो, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो क्या है कि एमोक्सिसिलिन जो है वो क्रिस्टल यूरिया जो है वो के केस में एमोक्सिसिलिन क्रिस्टल यूरिया इन सम केसेस लीडिंग टू रीनल फेल्योर, ठीक है। एमोक्सिसिलिन की वजह से जो क्रिस्टल यूरिया होता है, हमने पीछे बात की है इस बारे में कि हमें अगर हम एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके साथ जो है वो वाटर कंटेंट को या फिर जो वाटर इनटेक है उसको मेंटेन रखें, ठीक है। उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या है कि जब तक आप ज़्यादा पानी का इनटेक नहीं करेंगे तब तक वो ज़ाहिर सी बात है वो एंटीबायोटिक आपके जिस्म के अंदर रहेगी, वो सीक्रेट आउट नहीं होगी, वो किडनी से उसने जो है वो निकलना है, ज़ाहिर सी बात है, तो वो कैसे सीक्रेट हो सकती है। तो उस केस में हमें वाटर कंटेंट जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी कंडीशंस को मॉनिटर किया जाता है। और शेल्फ लाइफ की अगर बात की जाए तो एक्सपायरी डेट इज़ इंडिकेटेड ऑन दी, इसकी पैकेजिंग के ऊपर जो है वो एक्सपायरी डेट को इंडिकेट किया जाता है। और एडमिटन ऑरल प्रेजेंटेशन शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस एट 25 और बिलो। इसकी स्टोरेज की बात की जाए तो इसको जो है वो 25 सेल्सियस के नीचे ही जो है वो इसको स्टोर करें, यानी रूम टेम्परेचर पे इसको जो है वो हमें चाहिए कि हम इसको स्टोर करें, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो कोई इस तरह के चेंजेस ना आए, ठीक है। और उसके बाद मिटन सस्पेंशन मस्ट बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर बट नॉट फ्रोज़न, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। उसको यानी कि कूलिंग टेम्परेचर पे रखना है, ये नहीं है कि उसको फ्रीज़ करना है, फ्रीजिंग पे नहीं रखना, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द बॉटल ऑफ ए सस्पेंशन ऑफ एगमिंटन, ठीक है। और उसको जो है वो यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है कि उसको विदिन 7 डेज़ जो है उसको यूज़ कर लेना चाहिए। और तो बाकी जो है वो इसके
जो भी मेडिसिन होती है वो ज़ाहिर सी बात है वो कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आती है, कोई ना कोई उसकी जो है वो उसके बारे में ख़ास बात होती है, ठीक है। और बाकी इस तरह से हमें रूल आउट करते रहना चाहिए कि कौन कौन से इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किस तरह से इसको जो है वो हमें प्रॉपरली जो है वो लेना चाहिए। इसके जो और पेशेंट को ख़ास तौर पे ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट को बताएं कि ये मेडिसिन जो आप ले रहे हैं इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, ताकि वो पेशेंट जो है वो ओवरवेल्म ना हो, ठीक है, उससे उसको जो है वो ये ना हो कि ये दवाई जो है वो ख़राब है, इसका कोई यानी कि कोई इसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये डिस्कस करने का मकसद है कि पेशेंट को एजुकेट किया जाए। एजुकेशन ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी नेसेसरी। और बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट हमें सबको हमको चाहिए कि हम जो है उसको एजुकेट करें, उसको बताएं कि आप जो है वो किस तरह से अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह के कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स शो होते हैं, तो उस केस में वो उस पेशेंट को चाहिए कि वो फ़ौरन ही अपने फिजिशियन से या फार्मासिस्ट से कांटेक्ट करे और उनको जाकर अपने जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो बताए, ठीक है। तो आज हमने अगमेंटन को स्टडी किया। अगमेंटन जो है वो उसको मुकम्मल हमने उसको स्टडी किया, उसकी पैकिंग से लेकर उसके यूज़ तक, उसकी इंडिकेशंस, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी इंट्रैक्शंस, ठीक है। और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमने आज कवर की है अगमेंटन के हवाले से। और इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमें यूट्यूब के ऊपर हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी और ड्रग के बारे में मालूमात चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें लिखें और इंशाल्लाह हम उसके बारे में मुकम्मल गाइड के साथ एक वीडियो पोस्ट करेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।